हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24th एंड 25th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। और आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस, बट आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और आगे बढ़ने से पहले यहीं से आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पॉसिबल हो सकता है तो इसको शेयर करें, क्योंकि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट न्यूज़ जो है वो कवर करवा रहे हैं। और आज से हम टाइम भी फिक्स करने जा रहे हैं कि सुबह 11 बजे जो है वो आपको करंट अफेयर मिल जाया करेगा। और गाइस, एक बात और कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आप अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको हर रोज जो है वो न्यूज़ जो है वो यहां से मिल जाया करेगी। लेकिन एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन के बारे में है, कि आप हमारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं उसको बाय कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कैसे बाय कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड के नाम से। तो करियर्स क्लाउड को डाउनलोड करें आप। करियर्स क्लाउड को डाउनलोड करोगे तो क्या होगा उससे कि आप वहां से 2021 का प्लान जो है वो असेस कर सकते हो। करंट अफेयर्स को आप जो है वो वहां से पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो है आप करंट अफेयर वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्लान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 1 साल का प्लान और 2 साल का प्लान वहां पे अवेलेबल है बहुत ही कम कॉस्ट पे। आप देखोगे एक बार सरप्राइज हो जाएगा कि इतने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ऐप का नाम है करियर्स क्लाउड। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अपने गूगल प्ले स्टोर पे अगर आपको नहीं मिल रहा है करियर्स क्लाउड, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां पे लिंक डाला हुआ है डाउनलोड करने का, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर? हम आपको डेली वाइज पीडीएफ देंगे, जिसमें डेली करंट अफेयर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे। एक आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स उसी दिन का, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में वो उसी दिन के करंट अफेयर्स होंगे। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज है, जिसमें आप जो है वो क्या कर सकते हो, वीकली अपनी रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितनी और जरूरत है याद करने की। नेक्स्ट आता है हमारे पास मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके पीछे कारण है कि इसमें हम आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ है, इसमें हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं पूरे महीने के थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें थ्योरेटिकल करंट अफेयर जो है वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी रिवीजन भी कर सको और इसको याद भी रख सको। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, नाम से ही पता लग रहा है, ये खास करके आप एग्जाम से पहले अगर फटाफट करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर बैंकिंग अवेयरनेस उनके एग्जाम में आने वाली है, तो ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगी। लास्ट पीडीएफ हमारे पास आती है टॉप 100 करंट अफेयर, मतलब उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपने करंट अफेयर की तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। और ये बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और गाइज, ये सारी चीजें हम आपको हर महीने देते हैं, और आपकी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग 1 साल के 2 साल के तो उतनी वैलिडिटी तक हम आपको देते रहेंगे। लेकिन यार, ये बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का, ASH10। आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा एप्लीकेशन में, तो आप इसको डालोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर 24th एंड 25th ऑफ जनवरी को। जो बच्चे अभी जुड़े हैं यार, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने 700+ लाइक तक पहुंचना है। और बहुत ही जल्दी अगर आप इस टारगेट को अचीव करवा देते हो मुझे, और इसको मेंटेन रखते हैं हम, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है वो स्टार्ट कर सकता हूं, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ताकि जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कंप्लीट कर सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला सेक्शन है, और पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पराक्रम दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पहला पराक्रम दिवस जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है पराक्रम दिवस के ऊपर, कि इसको 1 साल तक हमने सेलिब्रेट करना है, जिसके चेयरमैन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे उस कमेटी के? मोदी जी। और मैंने आपको कहा भी था कि मैं ये क्वेश्चन आपको डेली क्वेश्चंस में पूछूंगा। और फर्स्ट पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मनाया जाता है। तो इसका मतलब कौन से दिन को मनाया गया? 23 ऑफ जनवरी को। तो याद रखना है कौन से दिन मनाया गया, 23 ऑफ जनवरी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पराक्रम दिवस 23 ऑफ जनवरी किसके नाम से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये 125th एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसको याद रखना है आपने। तो 23 जनवरी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको फर्स्ट पराक्रम दिवस के नाम से बनाया गया। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है देश को आजाद करवाने में और यह हमारे देश के प्रति, तो उसको याद किया गया।
एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम से, मैं आपको बता चुका हूं, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा डिग्नेटरीज जो हैं वो शामिल हैं। और एक रेल का नाम भी जो है वो नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। हावड़ा कालका जो मेल है उसका नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस। और एक दो बातें आपको नेताजी के बारे में याद रखनी है कि 1938 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर 1939 में भी बने थे, लेकिन गांधी जी के साथ डिस्प्यूट होने के बाद ये अपनी पार्टी को छोड़ जाते हैं, मतलब कांग्रेस को छोड़ जाते हैं, और फिर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था जिसका, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से नाम से इन्होंने पार्टी बनाई। और ये किस ईयर में बनाई गई थी, ये बनाई गई थी दोस्तों 1939 में। इस चीज को आपने याद रखना है। तो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज डिजिटल समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की जगह याद नहीं रखनी क्योंकि ये वर्चुअली हुई है, इसलिए आपके कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए थीम जो है वो इंडिया डिजिटल समिट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका इनॉग्रेशन तो आपको पता ही है किसने किया होगा, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, और वो कौन है, श्री रविशंकर प्रसाद जी। वो एज सच इसके इवेंट के पूरे के चीफ गेस्ट भी थे। तो ये 19 और 20 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और इसका दोस्तों जो थीम था वो क्या था, वो था आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो याद रखना है आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। तो आप यहां पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद जी, और वो गेस्ट से चीफ गेस्ट थे इंडिया डिजिटल समिट के। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और साथ में आप यहां पे नीति आयोग का लोगो देख रहे हो, मतलब उन्होंने भी वर्चुअली साथ में जो है उनका साथ दिया है। तो थीम देख सकते हो आप यहां पे, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन टू क्रिएट ए न्यू डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब हम यहां पे बहुत ही जो फेमस थिंकर्स हैं उनको बुला के यहां पे डिस्कशंस कर सकते हैं, ताकि हम नए स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर सकें, नए डिजिटल कॉमर्स के ऊपर किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, डिजिटल ट्रेंड को किस तरह से पकड़ सकते हैं, किस तरह से डिजिटल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं। और इसी दिन जो है वो दोस्तों 11th इंडिया डिजिटल अवार्ड्स का भी उद्घाटन किया गया। 11th इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, संजीव बिखचंदानी। तो नाम को थोड़ा सा आपने याद रखना है, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो संजीव को दिया गया है, और वो इन्फो एज से काम करते हैं। और डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर जो है वो खाता बुक को दिया हुआ है। शायद आपने ऐड देखी होगी, अक्षय कुमार जी जो है वो खाता बुक के ब्रांड एम्बेसडर साथ में बने हुए हैं, तो खाता बुक। और साथ ही साथ इसमें और भी तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे डिजिटल एजेंसी ऑफ द ईयर, उसमें जो कैटेगरीज हैं वो गोल्ड और सिल्वर, दो कैटेगरीज हैं। ऐसे ही जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, अमूल है, उसने 4 अवार्ड्स को भी जीता है इसके अंदर। तो बहुत से अवार्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपने डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर और डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। यही आपके लिए जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट थी चीजें, तो यही आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अडॉप्टेड ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक नई तरह की ट्रीटी जो कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसी साइन हो रही है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसको आप कह सकते हो कि खत्म किया जाएगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया को यूएसए ने कहा था कि आप जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करोगे, तो उस तरह की ये ट्रीटी है। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दोस्तों किसने अडॉप्ट की है, ये अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसको याद रखना है, किसने अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड नेशन ने। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसी ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्या लगाएगी, बैन लगाएगी। और इसमें चाहे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, चाहे टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, चाहे स्टॉक करके रख रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आप यूज कर रहे हो उसको, तो ये थ्रेट है एक तरह से। तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो आप यहां पे देख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एंटर्स इनटू फोर्स। और ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो न्यूक्लियर वेपन्स को रोकेगा। और इफ एनी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर ज्वाइनिंग द ट्रीटी, टाइम बाउंड दिया जाएगा कि हाँ 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर आप इसको क्या करोगे, खत्म करोगे या अपनी प्रोडक्शन को बंद करोगे। और जितना भी आपने किया हुआ है उसको एलिमिनेट करोगे, ताकि 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशंस बहुत अच्छे रहें, डरे ना एक दूसरे से, और फ्रेंडली रिलेशंस में रहें। न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट सपोर्ट दिस ट्रीटी नोर हैव साइंड इट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इवन बहुत ही न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही इस ट्रीटी को, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ना ही हम सपोर्ट करते हैं, ना ही हमने जो है वो साइन किया है।
अभी तक 86 नेशंस जो है वो इसको साइन कर चुके हैं और 52 हैव रेटिफाइड इट, मतलब इसको जो है उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन अभी जो है वो इसको साइन नहीं किया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में दोस्तों याद रखना है, हेडक्वार्टर सब बच्चों को पता है न्यूयॉर्क है, प्रेसिडेंट जो है वो वॉल्कन बॉस्कीर हैं। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है इस ट्रीटी के बारे में, और किसकी है ये, यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट आते हैं, हु बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2020 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। तो डेरिवेटिव्स दोस्तों आपको पता ही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, करेंसीज हो गया, ठीक है, मार्केट इंडेक्सेस हो गए, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। तो कौन सी जो है वो लार्जेस्ट बन चुकी है, जो डेरिवेटिव्स जो हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेड किए हैं उन्होंने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। तो इसको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा, नहीं, तो इसका आंसर क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि काफी छोटी कंपनी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो एड अप हुई हैं, जिसके कारण जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो वो ट्रेड किए गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इवन सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस भी जो हुई हैं 2020 में, वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुई हैं। तो याद रखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इसका मतलब लास्ट ईयर भी जो है इनको ये अवार्ड मिला था, अब भी जो है वो इनको ये कहा जा रहा है कि आप सबसे बड़ा जो है वो डेरिवेटिव एक्सचेंज हो, आप सबसे ज्यादा जो है वो क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हो। तो एनएससी ने जो बहुत से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च किया, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो है वो चीजें ट्रेड हुई हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इवन 70 लाख नए रजिस्ट्रेशंस हुए हैं 2020 में, जो कि 2019 के मुकाबले 2.3 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल से जो है वो ज्यादा है, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई हैं। और आपने याद रखना है दोस्तों, रीसेंट रिलेटेड न्यूज इसी से, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया था। और आपने याद रखना है, इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं बीम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इवन इसके आने के चांसेस 90% से ज्यादा हैं कि बीम किसने लॉन्च किया था। तो इसका मतलब ही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट। और एनएससी के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर मुंबई है, एमडी और सीईओ कौन है, विक्रम लिमाय, विक्रम लिमाय। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल एंड बिकम्स द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। और अभी वो जम्मू कश्मीर की एज ए चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हुई हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है हमारी, वहां से रिटायर हुई हैं। तो वो अभी बन गई हैं फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल और न्यू चेयरपर्सन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। और उसका आंसर क्या है दोस्तों, उसका आंसर है जस्टिस गीता मित्तल। तो आंसर क्या होगा, जस्टिस गीता मित्तल। आप यहां पे देख सकते हो, जस्टिस गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया है नया ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल का, बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। और गाइस ये है क्या काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल होती क्या है, ये बेसिकली किसके अंडर काम करती है, ये रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की गई थी किसके द्वारा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जो ये देखती है कि कहीं पे कोई ऐसा कोई वल्नरेबल कंटेंट तो नहीं है, गाली गलौज तो नहीं हो रही कहीं पे, ताकि उसको काटा जा सके। तो इसको स्पेशली किया गया था, बनाया गया था इस बॉडी को, बीसीसीसी को, ताकि वो जो न्यूज नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें चल रही हैं ब्रॉडकास्टिंग लेवल पे, तो उसको देख सके और उसमें कंटेंट को देख सके कि कहीं कुछ गलत तो नहीं पब्लिश हो रहा, लेकिन नॉन न्यूज कंटेंट को देखने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखना है। और याद रखना है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही है, मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, तो इसके लिए आपने याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने इसको कवर किया, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक तो नाम इंपॉर्टेंट आपके पास गीता मित्तल जी, क्योंकि ये पहले रह चुकी हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डोर डिलीवरी ऑफ राशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे पास वल्नरेबल सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उनको हम अनाज देते हैं सस्ते दाम में, वीट, राइस, सीरियल्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी पहली स्टेट कौन सी बन गई है जो घर पे जाके ये प्रोवाइड करेगी। अगर आप नहीं तो आपको क्या होता था कि जो राशन शॉप्स हैं वहां पे जाके लेके आना पड़ता था, राशन कार्ड दिखा के लेके आना पड़ता था। लेकिन अब एक स्टेट ऐसी बन चुकी है जो इसको घर पे जाके जो है वो क्या करेगी, डिलीवर करेगी। तो वो पहली स्टेट है पूरे इंडिया की, और वो स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंसर आपको क्लियर हो गया, अब आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, और इसके गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो याद रखना है, विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। और गाइस हमारे पास जो है वो आंध्र प्रदेश वैसे भी इंपॉर्टेंट है एज सच, नेशनल पार्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश को, तो आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे। खास करके 3 नेशनल पार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन कौन से आपको नेशनल पार्क्स आंध्र प्रदेश के अंदर मिल सकते हैं,
एक तो आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क, याद रखना है कौन सा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। एक मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क से भी जानते हैं, तो याद रखना है रामेश्वरम नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क। एक आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन गई जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ऐसा करेगी और घर तक अनाज जो है सस्ते दाम में पहुंचाएगी, और ऑलमोस्ट जो है वो 26 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। और द स्कीम जो है वो एडिशनल सरकार को कॉस्ट करेगी, मतलब बर्डन सरकार के ऊपर क्रिएट करेगी 830 करोड़ का। लेकिन आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि वो नई नई स्कीम्स के बारे में जो है वो देश को बता सके, और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा स्कीम्स को स्टार्ट करते हैं और अलग तरीके की। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले सेक्शन के ऊपर जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें पहला क्वेश्चन है आरबीआई प्रपोज्ड 4 लेयर्ड बैंक लाइक नॉर्म्स फॉर। तो किसके लिए आरबीआई ने 4 लेयर्ड बैंक लाइक नॉर्म्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। उन्होंने एक पिरामिड बनाया है जिसमें 4 लेयर्स जो है वो बनाई गई हैं, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक रेगुलेटरी किस तरह से रेगुलेशंस हमने रखनी है, स्ट्रिक्ट रखनी है, लूज रखनी है, उसके बारे में बताया गया है। और गाइस ये स्पेशली आरबीआई ने प्रपोज किया 4 लेयर्ड बैंक लाइक नॉर्म्स जो हैं वो किसके लिए, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लॉन्च किया गया, एनबीएफसीज के लिए लॉन्च किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो यहां पे इस तरह का एक पिरामिड, ए शेप जो है वो पिरामिड आपको मिलेगा यहां पे, और इसमें 4 लेयर्स जो है वो बनाई गई हैं। जैसे कि जो बेस लेयर है उसमें इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इतनी ज्यादा सुपरविजन नहीं होगी, मतलब वो एनबीएफसीज आएंगे जिनको बार बार चेक नहीं किया जाएगा, मतलब हमेशा उसके ऊपर निगाह नहीं रखेगी। और जो टॉप लेयर है वो एनबीएफसीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा निगाह जो है वो रखी जाएगी, मतलब वो एनबीएफसीज आएंगी। और अभी तक इसमें सुजेशन दी गई है कि इसमें अभी तक कोई भी एनबीएफसी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है वो बाद में इनको शिफ्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब अगर कोई खतरे वाली जगह है, मतलब खतरे वाली जो एनबीएफसी है उसको टॉप लेयर में क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। और ये किसके लिए किया जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। तो आरबीआई प्रपोजेस बैंक लाइक नॉर्म्स फॉर दी टॉप 30 एनबीएफसीज, ताकि उनको किसी ना किसी तरह से हम रेगुलेट कर सकें। किस तरह से रेगुलेट करेंगे, तो 4 लेयर्स हैं, बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है और पॉसिबल टॉप लेयर है। और टॉप लेयर आपको मैं बता चुका हूं कि क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर पिरामिड के अंदर विच स्टेट्स दैट देयर विल बी लीस्ट रेगुलेटरी इंटरवेंशन फ्रॉम द एनबीएफसी इन बेस लेयर, जहां पे सबसे कम रेगुलेशन की जरूरत है, स्ट्रिक्टनेस कम चाहिए, तो वो बेस लेयर में एनबीएफसी होंगे, और सबसे ज्यादा इसी में 9000 से ज्यादा जो है एनबीएफसी इसी में आएंगी। एज वन मूव्स अप द पिरामिड द रेगुलेटरी रिजीम विल बी गेट स्ट्रिक्टर, मतलब अगर आप ए में चले जाओगे, मतलब टॉप लेयर में चले जाओगे, तब आपको क्या लगेगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में आ गए हो, आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी। तो इतना की याद रखना है, और इस न्यूज में कुछ भी याद रखने वाला नहीं, आरबीआई के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैं हर रोज बताता हूं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian mathematician has been named as the winner of Michel and Sheila Held Prize 2020 along with 2 other mathematicians जो कि इंडिया से नहीं है। तो इसका मतलब 3 की टीम को ये अवार्ड मिला है, जिसमें से 2 जो है वो इंडियन नहीं है, 1 इंडियन है। तो उस इंडियन का हमने नाम पूछा कि वो इंडियन मैथमेटिशियन जो है वो कौन है। तो आंसर क्या है दोस्तों, आंसर है इसका निखिल श्रीवास्तव। तो नाम को याद कर ले, निखिल श्रीवास्तव इसका आंसर होगा। तो इंडियन मैथमेटिशियन है ये, इनको ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किया गया है मिशेल एंड शीला हेल्ड प्राइज का 2021 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने रामानुजन ग्राफ्स के ऊपर काम किया है, इन्होंने कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, और इनका पेपर जो है वो 2015 में पब्लिश हुआ था। तो आप देख सकते हो निखिल श्रीवास्तव को ये अवार्ड मिला है, किसके साथ मिला है, एडम डब्ल्यू मार्कस जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और डेलियन एनल जो यूएस से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों ही जो है वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं, और एक जो है वो इंडियन है। और ये जो मिशेल एंड शीला हेल्ड प्राइज है ये 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था मिशेल एंड शीला हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और साथ ही साथ ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनका पेपर पब्लिश हो चुका था 2015 में, तो मतलब रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए ये रिसर्च के ऊपर दिया जाता है, खास करके वो एरियाज में जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं जरूरत है रिसर्च एंड नेटवर्क की, लाइक ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन और रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस। और जो मैथमेटिक्स है वो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना आप कंप्यूटर साइंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने याद रखना है सिर्फ नाम यहां पे निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा फॉर नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने, क्योंकि हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी माइग्रेशन के अंदर, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आ सके, तो एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट से उन्होंने स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और दोस्तों उस पोर्टल का नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। तो आंसर क्या होगा इसका, श्रम शक्ति।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। डिजिटल डाटा जो है वो अपलोड किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का, ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम वहां पे ना आ सके। तो श्रम शक्ति नाम से पोर्टल, नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया। वैसे तो ये प्रोग्राम पहले गोवा में होना था, लेकिन फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया। द फोकस ऑफ द पोर्टल इज टू स्मूथ फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर। तो एक डाटा अगर हमारे पास ऑनलाइन होगा पोर्टल पे, तो हम उनके लिए स्कीम्स अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी स्कीम चल रही है, तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। और मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड ए ट्राइबल माइग्रेशन सेल, ए ट्राइबल म्यूजियम एट गोवा एंड श्रम साथी, ए ट्रेनिंग मैनुअल फॉर द माइग्रेंट वर्कर। तो आपने श्रम साथी और यहां पे एक वर्ड आपने याद रखना है, कौन सा, वो आपने याद रखना है श्रम शक्ति। तो श्रम शक्ति जो है वो पोर्टल है, श्रम साथी जो है वो ट्रेनिंग मैनुअल है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने काम में जो है वो और भी अच्छे हो सके और अपनी इनकम को और भी ज्यादा इनहेंस कर सके। तो उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक टाइटल्ड फ्लाइंग ब्लाइंड इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप ऑथर्ड बाय होम। तो बहुत ही अच्छा नाम, अगर आप देखोगे कि जो है वो अंधों की तरह उड़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप की, मतलब ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में खास दर्शाती है। और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जो है वो लिखी है यहां पे मोहम्मद जिशान। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। आपको कवर पेज दिखाते हैं इस बुक का, तो आप देख सकते हो मोहम्मद जिशान, पेंगुइन पब्लिशर की यहां पे आप मोहर देख रहे हो। और फ्लाइंग बर्ड नाम से उन्होंने भी बुक लिखी है, इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो इस बुक के अंदर खास करके इसी के बारे में बताई गई है कि इस बुक में जो इंडिया डिफिकल्टीज फेस कर रहा है फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में या फॉरेन पॉलिसी चलाने में, तो उसके बारे में जो डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। और हर बंदे की लाइफ में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी इसमें जो है वो दर्शाया गया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट साइंड एमओयू विद अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो वैसे ये लॉजिस्टिक पार्क जो फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क है वो असम में बना, लेकिन ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, मतलब जिसको रोड के साथ, एयर के साथ, रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि सामान को इधर उधर भेजने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये कौन सी स्टेट के अंदर हो सकता है? तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स आप देख रहे हो, तो मतलब इसमें कोई जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी कोस्टल स्टेट। तो राजस्थान पानी के साथ नहीं लगता है, तो इसका मतलब नहीं होगा। झारखंड नहीं लगता है, नहीं होगा। तो गुजरात या ओडिशा में से हो सकता है। और अदानी ग्रुप का जो लगाव है वो गुजरात की तरफ हो सकता है, तो आंसर भी यही है। और गुजरात जो बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहां पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी, और इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो ये खोला जा रहा है अदानी ग्रुप के साथ मिलके, टू वर्क ऑन दी टू कम एट कहां पे खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है विरोचन नगर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। लेकिन अहमदाबाद में खोला जा रहा है, बस इतना ही याद रख लें, अहमदाबाद में इसको खोला जा रहा है। और इसमें एक एयर कार्गो कम्प्लेक्स होगा, जो बहुत बड़े कार्गोज हैं, मतलब जो बहुत बड़ा सामान इधर से उधर लेके जाने में है, तो वो आप यहां से लेके जा सकते हो। 4.6 किलोमीटर लॉन्ग रनवे है, जिसमें बहुत बड़े सामान को भी आप लेके जा सकते हो। तो इसको एयर, रेल और रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। गुजरात के बारे में जान सकते हो, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात के दोस्तों नेशनल पार्क्स के बारे में आपने याद रखना है। गुजरात के जो नेशनल पार्क्स हैं वो है मेरीन नेशनल पार्क, याद रखोगे आप, गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में आपको मिल जाएगा। वंसदा नेशनल पार्क आपको मिलेगा यहाँ पे, वंसदा नेशनल पार्क। यहीं पे आपको गिर नेशनल फॉरेस्ट मिल जाएगा या गिर फॉरेस्ट मिल जाएगा। यहीं पे आपको ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव्ड अडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पॉलिसी? गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए है। तो आप देख रहे हो आजकल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीजें हो रही है। जैसे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर। एक और नई चीज जो है वो अब रिसेंटली हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो जन आरोग्य सेहत स्कीम जो स्टार्ट की थी सारे सिटीजन्स के लिए, तो ये भी एक अलग था। तो अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट की जा रही है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके इस देश के अंदर, खास करके जम्मू कश्मीर के एरिया में। और ये कितने साल के लिए दोस्तों? 10 साल के लिए, 2021 से लेके इसका टाइम पीरियड क्या है? 30 तक। तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको पास किया है 2021 से लेके 30 तक। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज कुमार सिन्हा जी हैं उन्होंने ये अप्रूवल दी है ताकि वो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो है वो क्रिएट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर लैंड अलॉट करेंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो सकती है। मेन फोकस ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही यहां पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मेन फोकस है कि हेल्थ सेक्टर्स को ज्यादा लैंड दी जाए, मेडिसिटीज को दी जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एजुसिटीज बनाई जाए। मतलब इन सेक्टर्स को अगर ज्यादा हम लैंड देते हैं तो इसमें ज्यादा जो है वो क्या हो सकती है? डेवलपमेंट। और ये देश के लिए भी क्या है? अच्छा है।
है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी सेट टू एक्ट एज नॉलेज पार्टनर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये नए तरीके का आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, और वो कंपनी कौन सी, और आप देख सकते हो प्राइवेट कंपनीज है यहाँ पे जो एज ए नॉलेज पार्टनर एक्ट करेगी मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश में एजुकेशन के लेवल को इनहेंस करेगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दोस्तों क्या है? विप्रो। तो याद रखना है, विप्रो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो इसका मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, मे बी वो 2021 में जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाए काफी जगह पे, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि इसको 2021 में इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो विप्रो जो है वो मध्य प्रदेश में एज ए नॉलेज पार्टनर जो है वो क्या करेगा? काम करेगा। और इसमें याद रखना है, विप्रो ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि वो यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं नॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से भोपाल के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको लैंड प्रोवाइड करेगी इसके लिए, और लैंड ऑलरेडी प्रोवाइड कर भी दी गई। 18 महीने में ये यूनिवर्सिटी जो है वो क्या हो जाएगी? एस्टैब्लिश हो जाएगी। और अजीम प्रेम जी आपको पता है कि इसके क्या है? हेड है। और विप्रो इस्टेब्लिश एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी जो है वो खोल रही है, जहां पे जो आप कह सकते हो कि स्टेट लेवल पे सॉफ्टवेयर जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, और वो भी भोपाल में खोलने जा रही है। और मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, किस तरह से डेवलप कर सकते हो, ताकि उनकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े और उनको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज भी इंक्रीज हो सके, ताकि उनको अलग अलग जगह पे काम जो है वो मिल सके। और मेन फोकस यही है कि एजुकेशन के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश के बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारे पास मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान हैं, और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। एडिशनल चार्ज है उनके पास, लालजी टंडन जी का देहांत होने के बाद एडिशनल चार्ज में है। और याद रखना है, यहाँ पे आपको पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, यहीं पे आपको कान्हा टाइगर रिजर्व मिलेगा, यहीं पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको, यहीं पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिलेगा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आई एम इंदौर एंड विच स्टेट साइंड एमओयू टू बिल्ड रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में ही जो है वो आंसर छिपा हुआ है। तो कौन सी स्टेट की यहां पे बात हो रही है? फिर से मध्य प्रदेश की हो रही है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको समझना है कि मध्य प्रदेश ने IIM इंदौर के साथ टाई अप किया है ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो बनाया जा सके। विप्रो के साथ टाई अप हुआ एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, केरला के साथ साइन हुआ है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो देखो कितनी चीजें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहां पे की जा रही हैं, और तीनों की तीनों चीजें अपने याद रखनी है। आत्मनिर्भर के लिए IIM इंदौर, और आज हमने एक और किया कि नॉलेज पार्टनर के लिए विप्रो, और हमने 2-3 दिन पहले किया था कि टूरिज्म के लिए, रीजनेबल टूरिज्म के लिए और अच्छे टूरिज्म के लिए केरला से साथ लेंगे। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट बने, तो IIM इंदौर की एक्सपर्टीज जो है उसका यूज करेगा मध्य प्रदेश। तो इसको आपने याद रखना है। तो यहां पे देख सकते हैं, IIM इंदौर विल हेल्प MP टू फ्रेम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश आगे निकल सके। और एक इसको स्लोगन दिया गया, कैंपेन क्या होगा? ब्रांड मध्य प्रदेश या एज आत्मनिर्भर एवं समृद्ध। मतलब हम अपने आप में क्या बन सके? सक्षम बन सके, समृद्ध बन सके। IIM इंदौर विल ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर ग्लोबल एंड नेशनल समिट विच विल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर कल को कोई सबमिट करती है ग्लोबल या नेशनल लेवल पे, तो उसमें एडवाइजरी IIM इंदौर देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि IIM इंदौर की जो एक्सपर्टीज है, उनके एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में, वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है। तो मध्य प्रदेश में के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। और इसमें एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ आंट डिस्कवर्ड इन केरला एंड तमिलनाडु। तो एक आंट की, एक चींटी की नई स्पीशीज जो है वो ढूंढी गई है केरला और तमिलनाडु में। तो केरला में पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार नेशनल पार्क है, तो वहां पे इसको ढूंढा गया है। तो आपने बताना है कि कौन सी स्पीशीज और क्या नाम है उसका। तो यहां पे आप 4 ऑप्शंस देख सकते हो। इसका मतलब एक वर्ड तो कॉमन है इसमें, वो क्या है? ओसेराया। ओसेराया डी कैमरा हो सकता है, ओसेराया जोशी हो सकता है, ओसेराया कोहली हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? बोथ A एंड B होगा, और आंसर क्या होगा? डी आंसर। इसको आप मार्क कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो, और इनके नाम से जो वो रखा गया है, रिसेंटली डिस्कवर किया केरला के अंदर, और उन्होंने ऑनर किया है किस पर्सन को? प्रोफेसर अमिताभ जोशी को। उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या है? ओसेराया जोशी। तो आप यहां पे देख सकते हो। और टीम ऑफ रिसर्चर्स, खास करके पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब
और हिमेंद्र भारती जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस स्पीशीज के ऊपर काम किया। और सैरा जोशी जो कि केरला में ढूंढी गई है, और सैरा डी कैमरा जो कि तमिलनाडु के अंदर ढूंढी गई है। तो मैं सैरा जोशी का नाम तो बता सकता हूं, प्रोफेसर अमिताभ जोशी, उनके नाम से इसको रखा गया है। और डी कैमरा का मतलब है 10 सेगमेंटेड एंटीनल काउंट ऑफ द स्पीशीज, तो 10 तरह की स्पीशीज को इकट्ठा करके आया था, तो उसको कहते हैं डी कैमरा। तो इसको पब्लिश किया गया रिसेंटली जूकीज में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन, हम इसको इंपॉर्टेंट में इसलिए इसको सबसे लास्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको सिर्फ अपने नाम वाइज याद रखना और कुछ याद इसमें रखने की जरूरत नहीं है। और ये पेरियार नेशनल पार्क में मिली केरला के अंदर, इसको भी आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ या पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले फरीद जकारिया बुक टाइटल्ड 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो एक बुक जो है वो लिखी गई है, सिर्फ अपने नाम याद रखना है क्योंकि नाम जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि वो कोविड-19 के बाद की बात कर रहे हैं, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि कौन से 10 लेसन्स के ऊपर अब काम करना होगा जो हमने सीखे हैं। लाइक डिजिटल लाइफ जो है वो बढ़ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो अब स्प्लिट हो गए यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में एलिगेशंस लग रही हैं, ठीक है। नेचुरल और बायोलॉजिकल रिस्क अब इंक्रीज हो गया है। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो ये बुक किसने लिखी है? फरीद जकारिया। Next, Government of India uses RAS platform for Ministry of Electronics and Information and Technology for processing feedback on COVID-19 vaccination. तो गाइज ये एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम है जिसके अंदर कोविड वैक्सीनेशन का देखा जाएगा कि किस तरह से जो है वो उसका यूज हो रहा है, उसकी फीडबैक ली जाएगी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन काउंटर्स पे ऊपर। तो ये देखा जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेगा फीडबैक, स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी कि किस तरह से ये अच्छा चल रहा है। तो रैपिड असेसमेंट सिस्टम है ये, जिसके थ्रू देखा जाएगा कि जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनका फीडबैक जो है वो क्या है, इसके बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। तो वो एक स्टार्ट कर दिया। तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज नहीं है। Next, HDF to sell its 24.48% stake in Good Host Spaces Private Limited for rupees 232 करोड़। मतलब HDFC अपना कुछ हिस्सा जो है वो गुड होस्ट स्पेसिस में सेल कर रहा है, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड एयरटेल सेफ पे, ए सेफ मोड ऑफ मेक डिजिटल पे। तो इसका मतलब नाम से पता लग रहा है एयरटेल सेफ पे जो किसने लॉन्च किया होगा, एयरटेल ने, ताकि डिजिटल पेमेंट जो अच्छे से हो सके। तो कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द 18th कन्वेंशन ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। तो इसको याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो गए थे, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में गए। इवन असम में उन्होंने लेक्चर भी दिया है, और खास करके जो अभी बंगाल में इलेक्शन है तो उसके कारण जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असम जो है वो उसी का पार्ट से निकला हुआ है। तो असम यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली एक नेशनल पार्क ऐड किया गया था, रायमोना नेशनल पार्क, और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पैनल सेट टू पार्टनर विद प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो एक अच्छा हम एयर क्वालिटी प्लेटफॉर्म बना सकें, क्योंकि रिसेंटली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक ग्रुप बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था जिसके एमएम कुटी चेयरमैन बनाए गए थे, और वो अब काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रहा है ताकि एक डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको हम ये रास्ता दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमने जो है स्टबल बर्निंग के ऊपर काम करना है और किस तरह से जो है वो हम इन्वायरमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखेंगे। तो ये थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली। एक तो ये बुक याद रखनी, एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखना, एमएम कुटी जी। नेक्स्ट आते हैं 23 जनवरी 2021 के आंसर देने की बारी आ गई। क्वेश्चन था ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको हिंट दे चुका था कि महाराष्ट्र में ये पाई जाती है और महाराष्ट्र के एडजेंट एरिया में पाई जाती है। इसको कॉटन सॉइल भी जो है वो बोला जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए रेगुर सॉइल। तो आंसर क्या है इसका? रेगुर सॉइल, जिसका मतलब होता है लावा ओवरफ्लो। ये लैटिन वर्ड से जो है वो निकाला गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम पुराने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिजर खान। तो कौन सी डायनेस्टी जो है वो खिजर खान ने स्टार्ट की थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं आपको हिंट देता हूँ एक खिजर खान के बारे में कि खिजर खान जो हैं वो इंडिया में आते हैं किसके कारण? वो आते हैं जब 1398 में एक अटैक होता है किसके ऊपर? तुगलक्स के ऊपर। तो तुगलक्स के ऊपर जब अटैक होता है तो उसके बाद ये डायनेस्टी जो है वो आगे आती है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, और उसी के बाद खिजर खान को अपॉइंट किया गया था। तो दोस्तों अब आते हैं हम लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड रहती है, जिसके ऊपर
आपको बताया जाता है कि यार 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि पूरा वीडियो कवर करने के बाद यही एक मोटिवेशन है हमारे लिए जो आप हमें दे सकते हो। तो 700 प्लस लाइक्स आपने हमें प्रोवाइड करने हैं ताकि मैं आपके लिए और भी कोर्सेज स्टार्ट कर सकूं। और गाइस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन टाइम मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आप डेली वीडियोस जो है वो मिल सके आपको, क्योंकि हम हर रोज कोई ना कोई नया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अब आपकी करंट अफेयर की टाइमिंग भी फिक्स हो गई है कि 11 बजे आपको करंट अफेयर मिला करेगा। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर बूस्ट करेगा। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप हमेशा खुश रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज़ फन। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है अपनी इंफॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और एग्जाम तो आपका इस साल क्लियर होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस भी है। और मुझे ऐसी आशा भी है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 101% क्लियर होगा। और गाइस बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।